नमस्कार और कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। कमोडिटी कीमतों में हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका नतीजा सरकार ने वायदा में उनकी ट्रेडिंग पर रोक लगाई है। इसी साल जनवरी के महीने में सेबी ने 7 कमोडिटीज वायदा की ट्रेडिंग इसीलिए रोकी थी। सेबी ने दलील दी थी कि इसमें कीमतों में की जो उठापटक है वहां पर रोक लगेगी, लेकिन हाल ही में आई IIM उदयपुर की एक रिपोर्ट कीमतें कम होने की दलील को सही नहीं मानती। रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी वायदा पर रोक के बाद भी कीमतों में हमने उनके फंडामेंटल्स के हिसाब से ही उस पर कारोबार होते हुए देखा है। यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक वायदा पर रोक लगाने से स्पॉट के भावों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IIM उदयपुर की प्रोफेसर निधि अग्रवाल। निधि नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और वो रिपोर्ट शेयर भी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे देखती हैं आप ओवरऑल प्राइस मूवमेंट, क्योंकि सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफी उठापटक देखने को मिली है, चाहे वो वॉर की वजह से है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, मौसम के जो हमने इंपैक्ट्स आते हुए देखे हैं, काफी चीजों का असर यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस पे देखने को मिला। हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो हम लोग का एनालिसिस जो है वो ये दिखता है कि अभी जो पूरा प्राइसेस दिख रहा है स्पेशली ऑयल सीड्स और पल्सेस में वो क्या टू व्हाट एक्सटेंट उसको हम सप्लाई डिमांड फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जैसे आपने बोला वेदर चेंजेस में को इम्पैक्ट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड हमने ये देखा कि मोस्टली जो भी प्राइस मूवमेंट्स आ रहा है वेदर ग्लोबली और डोमेस्टिकली, सब कुछ इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्शन और higher demand that is coming from China and other countries. So that's the whole reason for price rise that we are seeing in volatile in commodities market. Absolutely. So निधि, ये पहली बार नहीं हुआ है जनवरी में कि हमने कोई कमोडिटी वायदे पे यहाँ पर रोक लगती हुई देखी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मास सस्पेंशन जैसे कि हम देख सकते हैं, और वो भी एक ब्लैंकेट बैन था कि 1 साल के लिए यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। और जिस तरह से प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिली है, क्लियरली 2 चीजें यहाँ पर मिसिंग है। एक तो ये कि आपके पास कोई रेफरेंस प्राइस नहीं है, और दूसरा ये कि इतनी उठापटक बाजार में है, उसके बावजूद आपके लिए कोई हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। कैसे देखती हैं आप सरकार की तरफ से ये स्टेप्स? So जैसे ही हमने कमोडिटीज मार्केट बंद कर दिया, अगर हम डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस देखें तो हमारा एनालिसिस शो करता है कि मस्टर्ड सीड का जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइस डिस्कवरी। तो जितना भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा था ऑन द फ्यूचर्स मार्केट। लेकिन द मोमेंट आप सस्पेंड कर देते हैं ये मार्केट को, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट जैसे कि आपने बोला वो चला जाता है, और टू दैट एक्सटेंट फार्मर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू असर्टेन कि फेयर प्राइस क्या है टू सेल देयर प्रोड्यूस, या फिर अगर उनको अपने प्रोड्यूस सोइंग डिसीजंस लेने हैं तो 3 महीने बाद क्या प्राइस रहेगा। जो डेरिवेटिव्स मार्केट आपको एक इंडिकेटर प्रोवाइड करता है वो चला जाता है। सिमिलरली बहुत सारे FPOs में डेरिवेटिव्स मार्केट यूज किया है, पुट ऑप्शन यूज किया है इन ऑर्डर टू हेज दैट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबल प्राइस डिक्लाइंस। लेकिन जैसे ही हम वो सस्पेंड कर देते हैं तो ऑल दोज FPOs आर ऑल्सो इन दैट सिचुएशन। उनको नहीं समझ आता है कि हम क्या करें। एंड moreover, it's not just for farmers, even for other value chain participants, right? Traders, etc., processors, millers. सबके लिए it brings a lot of uncertainty regarding the future of the prices the moment हम इस मार्केट को बंद कर देते हैं। So हम लोग के एनालिसिस से यही समझ आता है कि डेरिवेटिव्स एक बहुत क्रिटिकल रोल सर्व कर रहा है, एंड वी शुड हैव दीज मार्केट्स कंटिन्यूइंग स्पेशली ड्यूरिंग सच पीरियड्स ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। निधि, क्लियरली आपकी रिपोर्ट काफी एक्सटेंसिव है, एग्जॉस्टिंग भी है। कुछ एक यहाँ पर केस स्टडी हमारे साथ शेयर कर सकें? जैसे आपने मस्टर्ड के बारे में यहाँ पर बात करी, बैन से पहले, बैन के बाद प्राइस मूवमेंट कैसे देखती हैं आप, अगर समझा सकें इजीली? तो हमने मस्टर्ड एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि पहला क्वेश्चन हम ये पूछ रहे थे कि क्या सस्पेंशन के बाद वॉलेटिलिटी कम होता है मस्टर्ड के प्राइसेस में, और हम ये देखते हैं कि एक्चुअली वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, चाहे आप होलसेल प्राइसेस देखें या रिटेल प्राइसेस देखें। तो डेरिवेटिव्स को एट्रीब्यूट करना कि वॉलेटिलिटी घट या बढ़ रहा है वो सही नहीं है। यही चीज हम चना में भी देखते हैं इनफैक्ट कि वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी जो है वो हम ये नहीं बोल सकते कि बढ़ रहा है या घट रहा है, वो डेरिवेटिव की वजह से हो रहा है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि एक सबसे बड़ा फियर रहता है पॉलिसी मेकर्स और जनरल मार्केट्स में, जनरल पार्टिसिपेंट्स में, कि हो सकता है अगर ये मार्केट चलता रहेगा, अगर डेरिवेटिव मार्केट ऑपरेट करेगा तो प्राइस और भी बढ़ जाएगा। तो हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या होता अगर सस्पेंड नहीं होते ये कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट वी फाइंड इज कि विदाउट सस्पेंशन ऑल्सो, बिना सस्पेंशन के भी प्राइस बिहेवियर एग्जैक्टली सेम रहता जैसे कि हमने देखा विद सस्पेंशन। तो हमारा एनालिसिस बहुत क्लियरली दिखाता है कि डेरिवेटिव्स
की वजह से प्राइस चेंजेस हो रहे थे। हम ये ट्रू नहीं है मस्टर्ड सीड के केस में। इनफैक्ट अगर सस्पेंड नहीं हुआ होता कॉन्ट्रैक्ट, तब भी प्राइसेस का पैटर्न, बिहेवियर जो भी हमने देखा आफ्टर द सस्पेंशन वही रहता। सो दैट्स व्हाट आवर स्टडी टेल्स। श्योर। निधि, इंडियन मार्केट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्किट्स 2% 4% पे लगते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो सर्किट्स भी बहुत लंबे हैं। हम देखते हैं पाम में, सोयाबीन में एक दिन में 4, 5, 6, 8% की मूवमेंट भी देखने को मिलती है। ग्लोबल लर्निंग्स इस लिहाज से क्या है? यही है ग्लोबल लर्निंग, यही है कि मार्केट्स को ऑपरेट होने देना चाहिए जैसे वो हो रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली मार्केट्स आर रिफ्लेक्टिंग दी एग्रीगेट एक्सपेक्टेशंस, राइट? इट इज नॉट अ मॉडल्ड प्राइस, या फिर वो प्राइस द मोमेंट वी हैव लार्ज पार्टिसिपेशन इन मार्केट, वो हमारे को यही सिखाता है कि जो मार्केट पे प्राइस फिक्स है वो एक फेयर प्राइस है। वो ऑफकोर्स उसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी मूवमेंट आएगा, बट वो प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो टू पुट इन दीज प्राइस लिमिट्स और at such low levels, actually वो impact करता है on true price discovery as well. So to that extent, we should of course follow global practices and ensure that these are maintained at higher levels and not at such lower levels. To know that that the prices that we are seeing are the correct ones. निधि, क्लियरली रिपोर्ट हमारे सामने है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसे कैसे ट्रेड करते हैं वो भी हमने देखा है, और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने बात करी कि 2000 से ही हम लगातार कितनी बार देख चुके हैं एक बैक एंड फोर्थ यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेकर। ऑफ कोर्स ये सेंसिटिव हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है किसानों के लिहाज से भी, कंज्यूमर के लिहाज से भी। लेकिन क्लियरली बैन या सस्पेंड करना एक यहाँ पर शायद सही तरीका नहीं है इसे देखने का। अगर आप सजेस्ट करें रेगुलेटर्स को, सरकार को, तो क्या होंगे वो टॉप 3 सजेशंस कि कैसे मार्केट को देखना चाहिए? क्या सर्वेलेंस, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस एक बेहतर तरीका है? क्या पार्टिसिपेशन बढ़ाना यहाँ पर बेहतरीन होगा? या जैसे आपने कहा मार्केट्स को एक फेयरली अपने आप में ट्रेड करने दिया जाना चाहिए, वो एक बेहतर तरीका है? एब्सोल्युटली, जैसे आपने बोला मार्केट सर्वेलेंस हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए और उसको जो भी हमारे रूल्स है उनको इन्फोर्स करना चाहिए। अगर इफ देयर इज मार्केट मिसकंडक्ट, तो वी शुड ऑफ कोर्स पेनलाइज दोस मेंबर्स। बट मोर इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये मार्केट में हम लोग को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। वी नीड टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन, वी नीड टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन कितने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है। ये क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से मार्केट जो करेक्ट प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो फ्रॉम रेगुलेटर पर्सपेक्टिव हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप मार्केट सर्वेलेंस स्ट्रेंथन करिए एंड इंश्योर करिए कि कोई मार्केट मिसकंडक्ट ना हो। आप साथ में इंश्योर करिए कि प्रोडक्शन ट्रेंड्स 6 महीने बाद नहीं 3 उनका फोरकास्ट ठीक से होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन उन पे अवेलेबल होना चाहिए, जो भी एक्सिस्टिंग स्टॉक्स है दैट शुड बी अवेलेबल एंड hopefully and also demand forecasting. We need to have timely forecast of the possible demand that we foresee in the next 3 months. तो इन सब की वजह से अगर हम वी हैव सिस्टम्स इन प्लेस, तो प्राइस स्टेबलाइज होने की बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है। एंड सस्पेंशन तो एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट वी सस्पेंड द कमोडिटी, जो पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आए भी है वो भी कॉन्फिडेंस उनका भी चला जाता है। एंड ऑल द अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो दे हैव अ चॉइस कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे जाकर अपना रिस्क हेज कर ले। एंड वंस दैट हैपेंस देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट लिक्विडिटी ऑन आवर डेरिवेटिव्स मार्केट। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव एज अ रेगुलेटर शुड बी कि इस मार्केट को डीपन करे, ताकि थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंजेस की वजह से एकदम इम्पैक्ट नहीं आए। सो वी शुड इंक्रीज पार्टिसिपेशन, वी शुड एक्सपैंड द मार्केट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट हमें एक्सपैंड अपना कमोडिटी कवरेज भी करना चाहिए। एंड सस्पेंशन शुड नॉट बी सीन एज अ सोल्यूशन टू एनी प्राइस राइज। एंड ये हमारा स्टडी एविडेंस दे रहा है कि सस्पेंशन की वजह से प्राइस डिक्लाइन हो रहा है या कमोडिटी डेरिवेटिव्स की वजह से प्राइस बढ़ रहा था, ये बिल्कुल सही नहीं है। एब्सोल्युटली निधि, आपने बहुत सही तरीके से उन सब पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एक क्रेडिबिलिटी यहाँ पर लूज होती है, पार्टिसिपेशन नीचे जाता है, और एक प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है उसके ऊपर हम इनफ लोगों को आता हुआ नहीं देखते। एंड ना तो हमारे पास प्राइस डिस्कवरी है, ना हेजिंग मैकेनिज्म है, और कमोडिटी मार्केट्स में इतनी उठापटक है, मौसम का इम्पैक्ट है, और आगे जाकर यहाँ पर नई आवक भी शुरू होनी हो जाएगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का फ्यूचर मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर सकता है। तो क्लियरली सस्पेंशन एक तरीका नहीं है, और जैसे
निधि ने भी कहा कि जो IIM उदयपुर की जो रिपोर्ट है वो क्लियरली सबको एनालाइज भी करती है, इंडिकेट भी करती है और सजेस्ट यही करती है कि बैन क्लियरली एक कोई तरीका नहीं है। निधि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है आप आगे भी हमारे साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगी और हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही समय है। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी प्राइसेस की, जहां पर काफी उठापटक है। कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको।